In this video, we are going to study some topics like difference between mass and weight of a body, free fall, and the equations of motion when applied to a body moving under the action of gravity, as well as the changes in this equation of motion during the free fall of a body. We will study about the differences in the mass of a body and its weight. Mass, and here we will write weight. The first point of difference between the mass of a body and the weight. It is the total matter contained in a body. So, mass is the total amount of matter contained in a body. जितना सब बॉडी के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जितनी सारी चीज़ें होती हैं जो एक बॉडी को कंस्ट्रक्ट करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं बॉडी का। जबकि वेट क्या है? वेट इट इज द फोर्स बाय विच अर्थ attracts a body towards its center. वेट क्या चीज है? वेट वो फोर्स है जिससे अर्थ किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। एक्चुअली ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है जो अर्थ किसी बॉडी पर, किसी ऑब्जेक्ट पर लगाती है। तो मास को हम डिनोट करते हैं सिंबल m से, जबकि वेट को डिनोट करते हैं W इज इक्वल टू m इंटू जी। मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये फॉर्मूला वेट निकालने के काम में आता है। जो सेकंड है SI यूनिट। SI यूनिट मास की क्या है? किलोग्राम। मास को हम किस क्वांटिटी में मेजर करते हैं? किलोग्राम में मेजर करते हैं। जबकि वेट को मेजर किस में करते हैं? SI यूनिट। ये तो क्या है? एक फोर्स है। SI यूनिट ऑफ वेट इज, तो वेट को मेजर करने के लिए हम न्यूटन का इस्तेमाल करते हैं। तो वेट को मेजर करेंगे न्यूटन से, मास को मेजर करेंगे किलोग्राम से। अदर डिफरेंसेस आर, थर्ड वन, दिस मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। मास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। जबकि वेट क्या है? वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मास को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं क्योंकि मास के डायरेक्शन बदलने से या डायरेक्शन के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, जबकि इसमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए होता है हमें। जबकि वेट के लिए, क्योंकि ये एक फोर्स है, तो इसलिए कैसा है? एक वेक्टर है। इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। द फोर्थ पॉइंट, इट इज कांस्टेंट एट ऑल प्लेसेस। सभी जगह पर एक बॉडी का मास कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। जबकि वेट क्या है? वेट इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस।
एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में वेट क्या होता है, चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है? जैसे ये अर्थ का सरफेस है तो सेंटर पे आप जानते हो g की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 होती है। पोल्स पर g क्या होता है, मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल पर सबसे ज्यादा होता है और इक्वेटर पर कैसा होता है, इक्वेटर पर मिनिमम होता है g, सबसे कम वैल्यू। और हाइट पर ऊपर जाने में, ऐसे जाने में g की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और सेंटर पे g की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब क्योंकि वेट जो होता है वो क्या है, mg है, तो मास कांस्टेंट है, लेकिन जब g चेंज होगा तो वेट भी क्या होता है, चेंज होता जाता है। जैसे जैसे g की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे भी वेट भी बढ़ता जाएगा। तो अर्थ के सेंटर पर इस जगह वेट कितना है, बॉडी का वेट 0 होगा। ऊपर जाने पर वेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अर्थ के सरफेस पर वेट सबसे ज्यादा होगा और अर्थ के सरफेस से सेंटर की तरफ बढ़ने पर यहाँ जब हम चले, ऐसे चले तो बॉडी का वेट क्या होगा, ये इंक्रीज, ये यहाँ पर भी डिक्रीज होगा। सबसे अधिक सरफेस पर, उसके ऊपर जाने पर भी कम होता है, नीचे सेंटर की तरफ आने में भी कम होगा। सेंटर पर 0 हो जाता है वेट और इसीलिए क्या होता है कि अगर हम प्लेस चेंज करें तो हमारा वेट चेंज हो सकता है। मून पर हमारा वेट अर्थ के वेट से, क्योंकि g की वैल्यू क्या है, 1/6 होती है मून पर, तो इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होने की वजह से मून पर हमारा वेट अर्थ के वेट की तुलना में 1/6 हो जाता है। तो वेट एट मून इज इक्वल टू 1/6 वेट ऑन अर्थ। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पर चेंज हो जाती है। इसी तरह अगर हम जुपिटर पर चले जाएं तो वहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज हो जाती है, बड़ी होती है, इसलिए हमारा वेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। टू अंडरस्टैंड दिस फ्री फॉल स्टोन, let us suppose throw this chalk in upward direction. What do you see? As the chalk moves up, the speed goes on decreasing and decreasing and it reaches up to a highest point here. And when again it starts its motion in the downward direction. So during its downward direction, जब ये नीचे से ऊपर गई तब इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती गई, ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई और इस हाईएस्ट पॉइंट से जब इसने नीचे गिरना शुरू किया उस क्षण, उस इंस्टेंट पर इसकी जो इनिशियल स्पीड है वो कितनी हो जाती है, 0, क्योंकि ये उतनी हाइट तक ही जाएगी जब तक कि इसकी स्पीड 0 नहीं हो जाती। तो हमने क्या समझा कि जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती जाती है, कम होती जाती है और जब इसकी स्पीड 0 हो जाती है उस समय ये ऊपर से नीचे गिरना शुरू करता है। तो जिस समय ये नीचे गिरना शुरू होता है उस समय उसकी इनिशियल स्पीड 0 हो जाती है और ये मोशन इसका अब फ्री फॉल कहलाएगा, क्योंकि अब ये फ्रीली मूव कर रही है और इस पे जो एक्सेलरेशन डेवलप होगा वो सिर्फ एक ही फोर्स है जो इस पे काम कर रहा है और वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी का। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, यानी कि इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से ये नीचे गिरेगी। अब क्या हुआ, नीचे गिरते समय उसकी इनिशियल स्पीड 0 थी, धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, एक्सेलरेशन होता जा रहा है, स्पीड बढ़ेगी। हर एक सेकंड में इसकी स्पीड कितना बढ़ेगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड में, और धीरे धीरे ये स्पीड बढ़ती चली जाएगी और लास्ट में जब ये अर्थ को टच करेगी उस समय इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। तो ये मोशन जो आपने स्टडी किया
कि ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है, जिसमें बॉडी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू से एक्सेलरेट होती हुई नीचे आ रही है, उसी को हम कहते हैं फ्री फॉल। द फ्री फॉल, व्हाट इज ए फ्री फॉल? If a body falls down with initial velocity is equal to 0 towards earth, its motion is called a free fall. कोई भी बॉडी जो अर्थ की तरफ ड्रॉप हो गई है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है? 0 है। ये बॉडी अगर अर्थ की तरफ इस तरह से चलती है या इससे ड्रॉप हो जाती है, तो उस समय इसका मोशन को हम क्या कहते हैं? फ्री फॉल कहते हैं। The acceleration of a body during free fall is g. जिस समय बॉडी फ्री फॉल में है तब उसका एक्सेलरेशन कितना होता है? g के बराबर होता है। जहाँ g क्या है? Where g is acceleration due to gravity. g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और उसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इस तरीके का मोशन हो रहा है तो जैसे अब मैंने ये चौक है, देखो यहाँ पर मैंने पकड़ा, इसको क्या किया? सडनली ऐसे छोड़ दिया, तो ये मोशन कैसा हो गया? ये एक फ्री फॉल हो गया। अब देखो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, इक्वेशंस ऑफ मोशन, हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे मोशन के चैप्टर में। अब इस इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद हो तो पहला इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस at, second equation s is equal to ut plus half at square, and the third equation of motion, it is v square is equal to u square plus 2as। अगर बॉडी ग्रेविटेशन के फोर्स या ग्रेविटी के फोर्स के कारण चलती है, अगर बॉडी का मोशन ग्रेविटी के फोर्स से कंट्रोल होता है, तब ये इक्वेशन ऑफ मोशन में हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। ये इक्वेशन क्या बन जाएंगे? v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। प्लस कब लगेगा? जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है। एक्सेलरेशन ग्रेविटी का अगर बॉडी नीचे है तो प्लस है, और अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन माइनस जी लगता है। वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, दोनों केसेस में वैल्यू क्या होती है? सिमिलर होती है, लेकिन साइन चेंज हो जाता है। नीचे गिरने वाले ऑब्जेक्ट्स को, क्योंकि फोर्स भी इधर ही लग रहा है, ग्रेविटी का फोर्स भी डाउनवर्ड लग रहा है, बॉडी भी डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो इस पर पॉजिटिव फोर्स, पॉजिटिव एक्सेलरेशन आता है। और अगर बॉडी इस तरह से मूव आ रही है, जैसे मैंने इसको चौक को ऐसे फेंका, तो यहाँ इस तरह से फेंकने में जो फोर्स है वो तो नीचे लग रहा है और मोशन बॉडी का ऊपर हो रहा है, तो इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि ये रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर रही है, डाउनवर्ड मोशन में, तब तो हम क्या यूज करेंगे? v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी लगाएंगे। s की जगह क्या लिख देंगे? क्योंकि ऊपर जाने में हाइट आती है, तो s को रिप्लेस कर सकते हैं h से। हाइट इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2, और एक्सेलरेशन की जगह क्या आ जाएगा? g आ जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगा। ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगा। थर्ड इक्वेशन कैसा फॉर्म मिलेगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2, a की जगह आएगा g और s की जगह आ जाएगा h। ये कब है? जब मोशन बॉडी का डाउनवर्ड हो रहा है। अगर इसी तरीके से अपवर्ड मोशन हो, बॉडी क्या हो रही है? ऊपर की तरफ फेंकी गई है, तब इक्वेशन क्या बनेगा? v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। अब की बार वैल्यू g की क्या लगेगी? नेगेटिव लगेगी, क्योंकि रिटार्डेशन होगा ऊपर, और h इज इक्वल टू यू टी माइनस ऑफ 1/2 जी टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये तीनों इक्वेशंस हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन
बॉडी है ड्यूरिंग ए फ्री फॉल और फॉर ए फ्री फॉल। फ्री फॉल में हमने क्या देखा अभी, u जो होता है वो 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, v इज इक्वल टू gt। अब ये प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ लिख सकती हूँ प्लस माइनस gt। दूसरा इक्वेशन h इज इक्वल टू ut, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, क्या बचेगा प्लस माइनस 1/2 gt²। और थर्ड इक्वेशन बनेगा v² इज इक्वल टू 2gh। ये तीन इक्वेशंस हो जाएंगे अगर बॉडी क्या है, फ्री फॉल में है। तो यहां से सेकंड इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, सेकंड इक्वेशन देखो, इस तरफ तो है हाइट, क्या है इक्वेशन, h इज इक्वल टू gt²/2। ये बन गया इक्वेशन। सपोज हम प्लस साइन से ले लेते हैं, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 2h इज इक्वल टू gt²। आगे सॉल्व करें इसको, h इज इक्वल टू gt², तो t² इज इक्वल टू 2h/g और t इज इक्वल टू √2h/g। यहाँ आप देखिए कि टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय ए बॉडी, किसी टाइम पर बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है और मान लीजिए उसे यहाँ से लेके ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक आने में t टाइम लगता है। तो ये जो हाइट है, ये हाइट कांस्टेंट है। अगर इस हाइट से हम दूसरी बॉडी, दो अलग अलग मासेस की बॉडी को ड्रॉप कर दें, फ्री फॉल करा दें, तो क्या दोनों में कैसा समय लगेगा, टाइम जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ हाइट पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो सेम रहेगा। अगर हाइट भी सेम हो तो टाइम भी बराबर लगेगा। इसका अब इस एक्सप्रेशन से हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, देखो टाइम जो है इसमें 2 कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, h वेरिएबल है, तो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √h हो गया। इफ कब होगा ये, इफ g इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो किसी हाइट पर g की वैल्यू तो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। मान लीजिए हमारे पास दो बॉडीज है, वी हैव 2 बॉडीज of masses m1 and m2। एक बॉडी जिसका मास m1 है, दूसरी बॉडी जिसका मास m2 है, दोनों को हमने सेम हाइट से ड्रॉप कर दिया, दोनों को फ्री फॉल करा दिया एक ही ऊंचाई से, तो इनको नीचे गिरने में, एक ही पॉइंट पर आने में, जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, A से B तक आने में ये हाइट तो कांस्टेंट है h, तो A से B तक आने में दोनों बॉडीज के मासेस अलग होते हुए भी टाइम जो होगा वो बराबर होगा, क्योंकि टाइम किस पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ हाइट पर डिपेंड कर रहा है, मासेस पर नहीं कर रहा है। तो 2 बॉडीज ऑफ मासेस m1 and m2 will reach the surface at same time। ऐसा कब होगा, अगर इनके ऊपर ग्रेविटी के फोर्स के अलावा कोई और फोर्स नहीं लग रहा हो, जैसे इन वैक्यूम। अगर वैक्यूम है तो वैक्यूम में कोई और दूसरा फोर्स नहीं लग सकता, इसलिए चाहे हम एक चिड़िया के पंख को नीचे फेंक दें, बर्ड का फेदर, और चाहे हम क्या करें, एक बड़ा पत्थर नीचे फेंक दें, वैक्यूम में दोनों चीजें एक ही समय पर एक ही प्लेस पर अर्थ के गिर जाएंगी, अगर वो सेम हाइट से फेंकी गई हो तो। लेकिन अगर मान लीजिए एयर है, काफी डेंस एयर है, तब ऐसा होता है कि एयर भी अपना रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, जिसकी वजह से वो अपवर्ड फोर्स लगाएगी, और ये जो अपवर्ड फोर्सेस हैं, अगर ये ग्रेविटी के फोर्स को इफेक्ट करें तब इनको कुछ टाइम डिफरेंस हो सकता है। लेकिन जनरल केस में एयर में भी
हम ये प्रूव कर सकते हैं। देखो मेरे पास एक ये कॉपी है और इस पर मैं दो चीज़ें ले रही हूँ। एक तो मेरे पास एक मोटर है, ये हैवी मोटर है, और दूसरा मेरे पास चौक है। हम सेम हाइट से देखो सेम टाइम पर इसको ड्रॉप करके देखते हैं। देखो बराबर समय में ही दोनों चीज़ें एक साथ गिर गई क्योंकि हाइट कम थी और यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस लगभग नेग्लेजिबल है। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है कि दो बॉडीज अगर एक ही समय पर फेंकी गई है एक ही हाइट से तो उनमें से पहले कौन गिरेगी। तो आपको आंसर क्या देना है, द टू बॉडीज विल रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ एट द सेम टाइम बिकॉज द टाइम टेकन बाय द बॉडीज इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन द हाइट। So I hope this topic is clear to you, and now in the next class we will solve the questions based on these equations of motion. So hope you have understood all these topics which we have discussed today, that is the difference between the mass and weight of the body, the free fall of a body, and the changes in the equation of motion for a body moving under the action of gravity. Thank you.